हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे किसकी, उसी की बात करेंगे जिसकी करनी थी हमें, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बेटा, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम। आई होप सभी को मेरी आवाज आ ही रही है। अब देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड के बारे में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड के बारे में आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। और ये पूरी केमिस्ट्री में आपको याद रखनी है, पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेंजीन से या टॉल्विन से, या मैंने लास्ट वाली क्लास में काफी कुछ कराया था। अब थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट बंद कर रहा हूं बेटा, ठीक है। सिर्फ काम की बात पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, जरा सुनना मेरी बात। कमेंट बंद नहीं हुए क्या? अच्छा, अब बंद कर दिए, अब परमानेंट बंद, ठीक है। अब देखो बेटा, काम की बात देखो। हो सकता है कि आपका कल टेस्ट हुआ हो, उस टेस्ट में एराइल हैलाइड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हो। मैंने आपको बताया था और मैंने हिंट भी दिया था कि टेस्ट बहुत आसान है। और एराइल हैलाइड का वाला पार्ट अगर आप पढ़ के जाओगे, चाहे एनसीईआरटी से ही पढ़ के जाना, लेकिन जाना जरूर, ठीक है। इसीलिए लास्ट वाली क्लास में हम लोगों की जो प्रिपरेशन चल रही थी एराइल हैलाइड की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अब मेरी एक छोटी सी बात समझनी है आप लोगों को ओवरऑल, ठीक है, आपको पूरी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब भाई सबसे पहले मैं आपको फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट के बारे में बात करूंगा भाई, ठीक है भाई। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। या भाई मैं कहना चाहता हूं डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डायजोनियम सॉल्ट, देखो डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं और कैसे बनता है, यह आपको पूरी केमिस्ट्री में याद रखना है। पूरी केमिस्ट्री में मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि अभी आप भूल जाओगे, आगे याद नहीं रखोगे। हर एक चैप्टर में, चाहे आप नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे अल्कोहल फिनोल वाला, चाहे आप उससे अगला एल्डिहाइड कीटोन वाला, कहीं पर भी हो, ये बार बार आएगा। और ये क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। बेसिकली अगर डायजोनियम सॉल्ट की मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करूं, ये हमारे पास दो तरह के होंगे, ठीक है, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट दो प्रकार के होंगे बेटा। एक होंगे हमारे पास एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, और एक होते हैं हमारे पास एराइल डायजोनियम सॉल्ट। दो प्रकार के कंपाउंड होंगे। डायजोनियम सॉल्ट का जो ग्रुप है उसके बारे में बता दूं, आर ग्रुप होगा। आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना नहीं सकता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उसको बैलेंस करने के लिए Cl- होता है। अब देखा जाए तो Cl- एक अलग चीज है, ठीक है। और यहां पर होता है बेटा हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। यहां पर आपके पास नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज और Cl-। अब दोनों में से हमें यह देखना है कि भाई बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है। अगर मैं देखा जाऊं, Cl- को हटा के भी देखोगे, अगर मैं इसको गर्म कर दूं ना, तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, और खींचने के बाद एक कार्बोकटायन और प्लस के N2 गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है। सेम टू सेम हो सकता है कि ये नाइट्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉनों को खींच ले और खींचने के बाद नाइट्रोजन गैस बना दे, ठीक है, और ये कार्बोकटायन बनाने की कोशिश करे। हालांकि बनेगा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ कोशिश कर सकता है। अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि एक मेरे पास ये कार्बन है एल्काइल, और एल्काइल को भी लो मैं ऐसे ओपन करके लिख देता हूं, ठीक है, एल्काइल को भी मैं ऐसे ओपन करके लिख लेता हूं कि भाई यहां पर CH2 और यहां पर R, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, और यहां पर जहां पर ये जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड है। आपको पता है sp3 में जो S करेक्टर होता है वो 25% होगा, और यहां पर जो H करेक्टर होगा इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर जो S करेक्टर होगा वो 3.33% होगा। इवन आपको यह भी पता होगा S करेक्टर के बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ जो होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो घटती है। आपने ऐसा 11वीं क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा और मैंने भी कहीं ना कहीं बताया होगा। आप लोगों से बस मेरा क्वेश्चन ये है कि एराइलिक और एल्काइल
दोनों डाइएजोनियम सॉल्ट में से कौन सा डाइएजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा। आप कहोगे सर ये बॉन्ड में एस करेक्टर कम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा है। बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो यहां से ये बॉन्ड वीक भी होगा और नाइट्रोजन इन लोन पेयर को लेकर जल्दी निकल भी जाएगा। कहने का मतलब है ज्यादा स्टेबल होगा, राइट और रॉन्ग? सॉरी, ज्यादा जल्दी टूट जाएगा तो मतलब अनस्टेबल होगा। दूसरी तरफ यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा छोटा है, मजबूत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा स्टेबल होगा। और ये थोड़ा क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। डाइएजोनियम सॉल्ट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी को यह बात समझ में आ गई कि एराइलिक डाइएजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एलाइलिक डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है बेटा, स्क्रीन तो आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों ने इस स्लाइड पर लिखी हुई हर चीज नोट कर ली है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, यस और नो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, यस और नो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, नोट कर लेते हैं। हमने ये बात समझ में आ गई कि एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब हम जब प्रिपरेशन करेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, और ये रिएक्शन हमेशा बेटा याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सैंडमेयर रिएक्शन इसके बाद ही आएगी, ठीक है, पहले इसको समझना जरूरी है, तब जाके आपको सैंडमेयर रिएक्शन समझ में आएगी, उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। और आप देख लेना, जो क्वेश्चन आपके कल छूटे होंगे ना कि भाई चलो पढ़ा नहीं था, आपको वो क्वेश्चन फिर वही चुटकी बजाते हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कभी भी रिएक्शन होगी किसके साथ, प्राइमरी एमीन, ठीक है, आपके पास क्या होगी बेटा, प्राइमरी एमीन होंगी, प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन्स क्या होती है हमारे पास, या तो हमारे पास RnH2 होगी, इसको बोलेंगे हम एल्काइल एमीन, और या हमारे पास क्या होगी बेटा, फिनाइल रिंग, ऐसे बेंजीन रिंग बना दी, और यहां पर ये हो गया NH2, इसको भी हम प्राइमरी एमीन ही बोलेंगे। इन दोनों की रिएक्शन आप जब कभी भी देखो दो तरीके से, या तो लिखा होगा NaNO2, ठीक है, और HCl, ऐसे NaNO2 HCl, टेम्परेचर दे रखा होगा 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर इन दोनों के स्थान पर अगर आप रिएक्शन को देखोगे भी तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे भाई, HNO2, ठीक है, और प्लस के NaCl। तो या तो बेटा जी ये दो लिखे होंगे ऐसे करके, ठीक है, और या फिर ये अकेला लिखा होगा, ऐसे ही यहां पर भी मैं दे रहा हूं, या तो यहां पर HNO2 लिखा होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या NaNO2 या HCl, ऐसे रिएजेंट दे रखा होगा। आपको क्या काम करना है, इसको तुरंत डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है। और कैसे करोगे, HNO2 को कैसे करोगे भाई, HNO2 को OH, ठीक है, कि RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज Cl, ठीक है, और भाई यहां पर हो जाएगा बेंजीन रिंग ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस, ठीक है, ऐसे होगा। अब इन दोनों में से ये इसकी प्रिपरेशन है बेटा, प्राइमरी एमीन से डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम रिएजेंट लेते हैं नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड लैब में पहले से ही बना हुआ नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत ही हाईली अनस्टेबल एसिड होता है, इसीलिए इसको जब हम लैब में बनाते हैं तो NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर को मिलाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत कम टेम्परेचर पे, तब ये जाके बनता है। तो कब की जो नीट के पेपर में ऐसा भी लिखा सकता है, या इन दोनों के स्थान पर डायरेक्ट HNO2 या डायरेक्ट HNO2 ऐसे आ सकता है। अब इनमें क्या होगा, ये तो हमारे पास बन गया बेंजीन
डाई एजोनियम सॉल्ट, क्या बन गया बेटा ये, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। और ये बन गया हमारे पास एल्काइल एल्काइल डाई एजोनियम सॉल्ट। अब देखो ये तो स्टेबल होता है, ये तो बना रहेगा ऐसा कैसा ही, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से आपको पता होगा इस दुनिया में जो HCl है या Na2 का जो आपने सॉल्यूशन लिया होगा उसमें कहीं ना कहीं एक्वस सॉल्यूशन लिया होगा लैब के अंदर। तो बेटा यहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है पहले से ही। आपको पता है अगर हमारे पास ये वाली स्पीसीज इन इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये लेकर निकल गया तो R पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना भाई, या R पर कार्बोकैटायन बन सकता है। तो वाटर जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, तो वो इस पर R पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और यदि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन भी दे देगा और वो हाइड्रोजन Cl के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी हम कहेंगे ROH अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी और प्लस के HCl। प्लीज नोट कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोगों को, ये तो मैंने बीच का मैकेनिज्म बताया, आप लोगों को डायरेक्ट जब कभी भी आप बनाओगे तो आप अल्कोहल बना लेना। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब कभी भी आप सोडियम नाइट्राइड HCl के मिक्सचर से कराओगे तो जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो उसको रिप्लेस करने में टाइम नहीं लगाएगा पानी। पानी क्या काम करेगा, अपना OH को इस पर चिपका देगा, नाइट्रोजन गैस दुनिया की बेस्ट लिविंग ग्रुप होती है तो वो अलग निकल जाएगी, Cl- को H+ देकर बाहर, ठीक है। अब यहां पर जब आप इसकी बात करोगे होगा पानी यहां पर भी, ऐसा नहीं है कि पानी यहां पर नहीं होगा, पानी के मॉलिक्यूल यहां पर भी होंगे अवेलेबल, बट आपको पता है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये आगे नहीं चलती, इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। अगर आपको फिनोल बनाना भी है, मतलब OH को रिप्लेस करना भी है, तो आपको उसको गर्म करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब फटाफट भाई यहां तक नोट करिए, और आगे मैं आपको सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, चाहे सेंडमेयर रिएक्शन कह लो या भाई गाटरमान रिएक्शन कह लो, वो सारी रिएक्शन समझाने वाला हूं। फटाफट इसको नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करना है आपको। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। डन, हाँ सारी रिएक्शन समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। अब देखो भाई आगे, अब देखो बेटा आगे, प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ध्यान रखना है इसको। अब मैं आपको एक मैकेनिज्म सिखाऊंगा, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या मैकेनिज्म होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं एराइलिक SN2 रिएक्शन। इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। पर आप समझिएगा ये वो वाली SN2 रिएक्शन नहीं है जो हम पहले की बात कर रहे थे। अरे क्वेश्चन तो समझ में तब आएगा ना जब पूरा टॉपिक होगा कवर सुनो मेरी बात, मैं मुक्का मार दूंगा खींच के, अभी 2 मिनट रुक जा, प्रीवियस स्लाइड पे आप नोट कर लो, नोट करने का आपको टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी।
मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर ऐसा होगा जो कह रहा है सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ सर ये समझ नहीं आया, मैं पहले कोई टॉपिक पूरा होने दो। जब मैं पूरा टॉपिक हो जाएगा, मेरे सारे शब्द तुम तक पहुंच जाएंगे, तभी तो तुम्हें जवाब देना चाहिए समझ में आया कि नहीं आया। आप कैसे बोल सकते हो, अभी तक मैंने देखो दो चीज समझाई, वो चीज समझ में आई स्टेबल और अनस्टेबल वाली बात, कि भाई एराइलिक स्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं सबको पता है, sp2 हाइब्रिड वाला बॉन्ड है, बॉन्ड मजबूत होगा इसलिए स्टेबल होगा, यही समझा है मैंने अभी तक, ठीक है। बाकी तो मैं अभी बता रहा हूं ना भाई, अभी तुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो अब ये तुमने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये रिएक्शन होती क्या है, थोड़ा मैं इसको मैकेनिज्म आपको समझाना चाहता हूं। देखो बेंजीन में एक लिविंग ग्रुप होगा, यहां पर ऐसे बेंजीन है मान लो, और यहां पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है X, ठीक है। और मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, मैंने एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई, और भाई न्यूक्लियोफाइल है ये। अब हुआ क्या कि मैंने यहां पर बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफाइल को ऐसे जोड़ दिया, और प्लस X नेगेटिव बाहर निकल गया। अब मैं अगर देखूंगा ना ध्यान से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, X लिविंग ग्रुप को हटा दिया, तो हमें लगेगा कि ये तो SN2 रिएक्शन जैसा हो गया। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बेंजीन, ठीक है, बेंजीन्स आर गिवन, या कह लो आप जनरली बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात सभी को पता है। बट फिर भी अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हुई है तो कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो जब बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है या न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी करवाती है, तो उसके लिए या तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, बहुत हाई टेम्परेचर, या फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा इस लिविंग ग्रुप के अप्रोक्सीमेट। जैसे यहां पर मैंने कोई NO2 लगा दिया, ठीक है, यहां पर मैंने NO2 लगा दिया, अब आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा, ठीक है। बट बेंजीन कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर और ठीक है, और इफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एग्जांपल के लिए NO2 ग्रुप, ठीक है, आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर देख लो, टू द लिविंग ग्रुप, जो भी आपके पास लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। प्लीज इसको नोट करो। और मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि समझ में आया कि नहीं आया, अभी नोट करने के लिए बोला है, जितना बोला है उतना काम करना है, ठीक है। नोट करो और कमेंट बॉक्स में बताओ भाई नोट हुआ या नहीं हुआ। नोट हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। हाँ कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो मैं समझा ही नहीं रहा, मैं तो समझा भी नहीं रहा भाई। मैं तो 3 कंडीशन दी है, मुझे पता है कि जब 15 मिनट हो जाएंगी, 20 मिनट हो जाएंगी ना, उसके बाद तू खुद अपने आप सारे आंसर करेगा, मुझे तो इतना भरोसा है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ काम।
अभी तो वो पॉइंट याद दिलवाने की कब कब वो कंडीशन आएगी जो देखते ही तुम लोगों को, मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूं कि भाई जो मैंने पढ़ा दिया उससे तो देखते ही आंसर होंगे, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं कह नहीं सकता। ठीक है, अब देखो भाई आगे देखते ही क्वेश्चन होगा। अब जरा देखो, ये तो हो गई दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन भी है, इफ बेंजीन रिंग हैज वेरी बेस्ट लिविंग ग्रुप, अगर उसके पास बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, इफ बेंजीन रिंग हैज वेरी बेस्ट लिविंग ग्रुप, देन it can show nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई साहब सुन लो मेरी बात, आज आपको मैं सुना ही देता हूं फिर मैं, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है, फिंगर टिप पे याद रखना है क्या, या तो बेंजीन के ऊपर बेस्ट लिविंग ग्रुप लगा हो, पहली कंडीशन, दूसरा या जो भी लिविंग ग्रुप लगा है उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो या हाई टेम्परेचर हो, बस इसी कंडीशन में बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकती है, अदरवाइज नहीं। देखो अब भाई इस रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म समझना, तो मैं कहूंगा भाई दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। पहला देखना क्या होगा, पहला स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी बेंजीन रिंग यहां पर है, देख लो ध्यान से, बेंजीन रिंग यहां पर है, यहां पर एक्स ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ऐसे नहीं करेगा अटैक कि भी यहां से अटैक कर दिया और पीछे निकल गया, नहीं ऐसे नहीं करेगा, ध्यान रखना है। आपको पता है कि एक्स और कार्बन में जो मैं बोलूंगा मुझे उसका आंसर चाहिए, कार्बन में और एक्स में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एक्स में और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, यस और नो। आप कहोगे जो भी लिविंग ग्रुप होगा सर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होगा, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या डाइजोनियम सॉल्ट भी है, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करेगा। अब भाई ऐसा नहीं कि अटैक करेगा ही निकल जाएगा, ना ना ना, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अटैक कर दिया। अब मुझे बताओ कार्बन जो है क्या वो 5 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, यस और नो। आप कहोगे ना जी कार्बन जो है 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो हुआ क्या कि कार्बन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर, देखो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले दोनों पाई बॉन्ड वाले, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गए। तो भाई अब क्या हुआ, ध्यान रखना, अटैक यहां पर ये कुछ स्थिति बन गई, नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक्स भी लगा है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी चिपका हुआ है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने भी बॉन्ड बना दिया। ये पहला स्टेप है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है बेटा रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। अब ये कैसे रिमूव होगा जरा देखो, ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो चुकी है, ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो चुकी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएं, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आ जाएं, तो भाई अब कार्बन 5 बॉन्ड दोबारा से नहीं बना सकता, तो फिर उसको ये एक्स ग्रुप बाहर निकालना पड़ेगा और हमारे पास वापस से क्या होगा, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड और भाई एक्स ग्रुप नेगेटिव लोन पेयर बाहर और न्यूक्लियोफाइल बन गया यहां पर। यस और नो, यस और नो बोलो यार। आप कहोगे सर समझ में आ गया, ये तो हो गया सर। अब देखो एक और चीज, हां ठीक है निकल तू। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लोन पेयर, ये जो पाई बॉन्ड है इसके लोन पेयर ऑर्थो पे आएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो लोन पेयर आएंगे वापस जाएंगे और भाई न्यूक्लियोफाइल लगा रहेगा, एक्स निकल जाएगा, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बेटा, एक छोटी सी बात।
दोनों स्टेप को आप देखो और अपने दिमाग से सोचकर बताओ, इनमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है भाई? पहले एक रिंग स्टेबल है, एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक मिनट दो। पहले क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है। यह ढूंढ रहा है वो स्थान कि मैं अटैक कहां पर करूं। मुझे पता लगा कि कार्बन और हेलोजन में, या कार्बन या कोई भी लिविंग ग्रुप होगा, उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब हुआ क्या कि न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव सेंटर तो मिल गया अटैक करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो मिल गया अटैक करने के लिए, पर ये कार्बन पर जब ये अटैक करेगा तो कार्बन एक साथ ये Cl को X को नहीं हटाता। पहले ये लोन पे जो पाई बॉन्ड है, इसके लोन पे उठकर इधर आ जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर हमारे पास, समझने की कोशिश करना, ये रिंग हमारे पास एरोमेटिक है, यानी ऑलरेडी स्टेबल है। ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है, यानी नॉन एरोमेटिक का मतलब है कि ये इतनी स्टेबल नहीं है, और उसके बाद एरोमेटिक है। तो ये स्टेप, आप ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में हुई, स्टेबल है, क्या ये बनना चाहेगा नॉन एरोमेटिक? क्या ये अनस्टेबल होना चाहेगा? नहीं। अगर कोई स्टेबल है और जबरदस्ती उसकी एरोमेटिसिटी लॉस करवाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी चीज खुद अपनी मन से जो है अनस्टेबल होना नहीं चाहता। तो ये वाला जो स्टेप होगा ना, ये वाला स्टेप, इसको बोलेंगे हम स्लोवेस्ट स्टेप। क्या बोलेंगे? स्लोवेस्ट स्टेप। और अगर आप देखोगे, अब हमारे पास कोई चीज क्या हो गई बेटा, मतलब नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल है, वो ऐसे से अनस्टेबल होगी, पूरी की पूरी रिएक्टिव है। अब भाई उसके बाद ऑप्शन आ गया क्या करने का, कि भाई स्टेबल होने का, तो वो तुरंत से भाग के स्टेबल हो जाएगी। पहले पूरी अनरिएक्टिव थी, अब वो पूरी जाके एकदम स्टेबल हो गई। तो ये वाला जो स्टेप है सेकंड वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? फास्ट स्टेप। क्या हो जाएगा बेटा? फास्ट स्टेप। मुझे पता है एक टीचर को गालियां पड़ती है और मुझे वो पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मुझे पेशेंस रखना आता है। अगले 20 मिनट में क्या होने वाला है वो तुम बताओगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, ये था स्लोवेस्ट स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये था फास्ट स्टेप, ये है रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, पहले अटैक हुआ, फिर हमारे पास क्या हो गया बेटा, वापस आए और निकल गया। आप मुझे बताइए, क्या एक न्यूक्लियोफाइल ने एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया? आप कहोगे हाँ सर कर तो दिया, भले ही थोड़ा कम कम आया है लेकिन कर दिया। मैंने कहा ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? आप कह रहे सर पहले वाला। पहले वाले रिएक्शन में या पहले वाले स्टेप में कितने स्पीसीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप कहोगे सर आपने कहा था कि रेट के होगा कांस्टेंट, जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 और जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी पावर 1, इसी वजह से मैंने इसको एराइलिक SN2 रिएक्शन कहा। एराइलिक SN2 रिएक्शन इज टोटली डिफरेंट SN2 रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। वो तो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। ये जो एराइलिक SN2 रिएक्शन है, या इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्टेप में होती है, 1 स्टेप में नहीं, ठीक है। इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अब भाई फटाफट इस वाली स्लाइड में जो कुछ लिखा है, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया भाइयों और बहनों? क्या आप लोगों ने इस स्लाइड में लिखी हुई हर बात नोट कर ली बेटा? यस और नो? यस और नो? कर ली नोट? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर देखो बेटा, मैंने बोला था कि बेंजीन रिंग पर अगर लिविंग ग्रुप होगा बढ़िया वाला तो भी रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन SN2 कैसे हुई है? देखो सब्स्टिट्यूशन इसलिए हुई क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। ऑर्डर 2 कैसे पता लगा? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए रिएक्टेंट की पावर 1, न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, ठीक है। टेस्ट में आया होगा क्वेश्चन, नो डाउट, मुझे पता है क्योंकि बस किस्मत मेरी खराब यह है और आपकी भी कि उस टाइम तक ये सिलेबस में हम इतने आगे तक पहुंच नहीं पाए थे,
और टेस्ट में उन्होंने दे दिया था बेटा, इसीलिए बस मैं माफी मांगूंगा आप लोगों से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताना, ये आप लोगों का हो गया यस और नो? मुझे बताओ यस और नो। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये बात अभी तक जो मैंने लाइन लिखवाई थी ना उसका मतलब समझाना। अगर मेरे पास कोई ग्रुप ऐसे है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्शन कर दी मैंने, ये रिएक्शन हो गई R1। फिर मैंने कहा कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है प्लस ये दूसरी रिएक्शन है X और यहां पर NO2, इसको कह दिया मैंने R2, ठीक है। फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, लोन पेयर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और प्लस के यहां पर ऐसे 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 X, यहां पर NO2 लिया, देखो इसके ऑर्थो या इसके पैरा पे NO2। फिर मैंने क्या ले लिया भाई? R3, इसके रेट को R3 कहा। अगर मैं ऐसे करता हूं, ये मेरे पास X ग्रुप है और यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2। भाइयों सुनो मेरी बात, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये रिएक्शन है और इसके रेट को कहा मैंने R4। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, कमेंट में भी बंद कर देता हूं, कमेंट में भी बंद कर देता हूं, देखो 2 मिनट के लिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बट अगर इसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -M, जिस वजह से बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कहीं ना कहीं यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? आप कह रहे हो सर बात तो सही है, इस NO2 के यहां लगने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके ऑर्थो पे और पैरा पे 2 NO2 लगा दिए तो सर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। और सर अगर हमने दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिए, इतना ज्यादा -M, ये भी -M, सर ये भी -M, ये भी -M, तो इस वाले कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज की भरमार हो जाएगी। मैंने कहा हां यही तो करना है, क्योंकि देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहता है कि जो पहला स्टेप है, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर यही स्टेप फास्ट कर दिया आप लोगों ने तो रिएक्शन का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ना भाई। अब न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताइए फटाफट, देखो भाई यहां पर जो भी था यहां पर थोड़ा सा होगा, यहां पर और ज्यादा होगा और यहां पर और ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यानी जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा और रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो आप कहोगे R4, फिर R3, फिर R2 और R1, यस और नो? बता दो एक बार मुझे आंसर, बता दो बेटा जी, क्या आप लोगों को अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो बताइए, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? अब जो नो सर कहने वाले हैं वो 100 में से 1 है, यानी हो सकता है वो स्पैमर भी हो। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रोल नहीं होता बेटा। यहां पे रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग में आपको बताऊं, आपको पता होगा sp2 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहां पर प्लेनरिटी होती है, सब प्लेन में है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। अगर आप एक ही रिंग के हिसाब से देखोगे ऑर्थो पोजीशन तो सब उस पे है।
ठीक है, अब जरा देखो बेटा, एक चीज सुनो मेरी बात। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन होगी हमारे पास, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, मैं देखते ही करवा दूं, अंग्रेजी बाद में लिखूं या पहले अंग्रेजी लिखूं बाद में? बोलो, जैसे तुम कहोगे वैसे है भाई। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, रिएक्शन तो आपको आ ही गई होगी तुरंत बनानी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूं। सैंडमेयर का रिएजेंट क्या है ये बता देता हूं। सैंडमेयर का जो रिएजेंट होगा ना, वो होंगे Cu2H2, Cu2H2, जहां पर X होगा हमारे पास, X होगा हमारे पास क्या बेटा, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन। और एक होंगे हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गेटरमैन। गेटरमैन और गेटरमैन रिएजेंट मैं आपको बता दूं, मिलता जुलता ही होगा, बिल्कुल मिलता जुलता, बस अंतर ही होगा कि Cu, ठीक है, कॉपर होगा, वहां पर ये बना बनाया नहीं होगा, ऑब्लिक HCl होगा, और Cu ऑब्लिक HBr होगा, ये होगा बेटा। ठीक है बेटा, मेरी बात सुन ले, पहले मेरे को पढ़ाई करने दे, ठीक है, मतलब पढ़ाने दे। कमेंट बॉक्स बंद। मैंने वहां पर एक्स हेलोजन नहीं बोला था, मैंने वहां पर बोला था एक्स लिविंग ग्रुप, कोई भी हो सकता है। हेलोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, सैंडमेयर रिएक्शन के लिए रिएजेंट ये होगा, गेटरमैन रिएक्शन के लिए रिएजेंट ये होगा, लेकिन काम एक ही होगा। होगा क्या, जरा देखो भाई। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपके पास डाइएजोनियम सोल्ट होगा इस तरीके से, ठीक है, डाइएजोनियम सोल्ट होगा इस तरीके से, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर Cl माइनस। यहां पर रिएजेंट होगा हमारे पास Cu2Cl2, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, और गर्म। अब आप लोगों की देखो मोटी बुद्धि की बात ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद सोचो, यहां पर लिविंग ग्रुप N2 है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल बता सकता है मुझे कौन हो, क्या होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल? मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं मैकेनिज्म की बात कर ही रहा हूं, मैकेनिज्म तो एक बार हो गया, ठीक है, वो तो बस मैं फील करवाऊंगा भाई, वो तो मैं फील करवाऊंगा कि हाँ न्यूक्लियोफाइल इसमें होगा सर Cl लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यानी Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब हुआ क्या होगा कि Cl नेगेटिव ने यहां अटैक करा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, वापस आए होंगे, ये ग्रुप बाहर निकल गया होगा। पूरी प्रोसेस में ये हुआ, पहले अटैक किया, लोन पेयर यहां गए, वापस आए, फिर ये ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं भाई, ठीक है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको। तो हमारे पास बेंजीन रिंग बनानी है, यहां पर क्लोरीन बना देना, नाइट्रोजन गैस लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद बेंजीन रिंग हो गई बेटा, ये हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या आएगा बेटा, Cu2Br2। मुझे न्यूक्लियोफाइल बताइए क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल बताइए क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल इस बार Br माइनस बन जाएगा, क्या होगा बेटा Br माइनस, ठीक है, Br माइनस। ठीक है, Br माइनस। अच्छा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहां पर Br लग जाएगा, खत्म बात। अब इन दोनों रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा भाई, यहां पर तो रिएजेंट मैंने CuX टाइप का लिया, तो बताओ भाई रिएजेंट का नाम क्या होगा बेटा, सॉरी रिएक्शन का नाम क्या होगा,
आप कहोगे दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सेंड मेयर्स रिएक्शन, क्योंकि इनमें सेंड मेयर रिएजेंट यूज हुआ है। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखो, दो रिएक्शन और देखो फटाफट। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर डाइएजोनियम सोल्ट है ऐसे पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं इस तरह से CuHCl। मेरा आप लोगों से एक ऑप्शन है कि आप न्यूक्लियोफाइल पहचानिए क्या होगा, और आप बेटा प्रोडक्ट बताइए कि प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। ठीक है, और फिर ये तो हो गई आपके पास, देखो ये कौन सी रिएक्शन थी 1, ये रिएक्शन थी बेटा 2। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास 3, फिर एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं 4th, यहां पर होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस, यहां पर दे रखा होगा Cu/HBr। मैं न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यह बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा आपको यह बताना है, और इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, इन रिएक्शन का नाम भी बताना है कि दिस रिएक्शन या दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड जो भी होगा नाम आप बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मतलब दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने आज। बस इतना ही पेशेंस रखना होता है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल सर Cl माइनस होगा लोन पेयर के साथ, यहां पर सर बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इधर पता है आपको क्या होगा, पता है इधर क्या होगा सर, मैंने कहा बता भाई क्या होगा। सर यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा, मैं आपको बताऊं सच तो, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा Br लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड गटरमान रिएक्शन हो गई बेटा, ये गटरमान रिएक्शन हो गई। मैंने कहा यार हद हो गई, इस बार तो तुमने तो सारी चीज क्लियर कर ली। बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। अगर आप लोगों ने चारों रिएक्शन कर ली तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, यस और नो? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गटर मानो? ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो भाई आगे, अब भाई देखो यहां पर देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास। यहां पर आपको दिया हुआ है NH2, ठीक है, यहां पर दे रखा है HNO2, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ए बना। ए की रिएक्शन आपने Cu2Br2 के साथ की, बी बना, ठीक है, ए और बी होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ए एंड बी आर, आपको पता है अगर प्राइमरी एमीन है और डायजोनियम सॉल्ट है, अच्छा बैक स्लाइड करनी है, लो भाई बैक स्लाइड कर दी हमने तो, लो भाई गटरमान कर दिया बेटा, बैक कर दिया। बड़े भाई आगे, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हमारे पास ए जो बनेगा, ए
ए मैं आपको बता देता हूं, ए बनेगा बेंजीन डाई एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव चार्ज Cl डाइजोनियम सॉल्ट, और बी बनेगा बेटा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई आगे कहानी, अब जरा देखो बेटा आगे की कहानी। अब नोट पॉइंट लिख लो, ठीक है, नोट पॉइंट लिख लो भाई, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जरा देखो, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है भाई, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, ठीक है, बाय दिस मेथड। मतलब रिएक्शन का नाम चेंज हुआ है, बाकी रिएक्शन सेम जैसी ही रहेगी बेटा। अरे बेटा Br की पोजीशन गलत कैसे हो सकती है, चाहे यहां लिखो, यहां लिखो, वहां लिखो, क्या फर्क पड़ता है तो ब्रोमोबेंजीन ना। हां, फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत फास्ट होगी डायरेक्ट। अब देखो भाई सुन लो मेरी बात, मैं मुक्का मार देता हूं खींच के, लो कर ली मैंने बैक स्लाइड। बहुत अब सुनो मेरी बात, मैं ना यहां से एक ही टाइप की रिएक्शन कराऊंगा और ढेर सारी रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। बस आपको कुछ चीजें जाननी है कि उनको क्या कहते हैं क्या नहीं, अलग अलग नहीं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि भाई देखो ये सारी रिएक्शन एक साथ खत्म करनी है आपको भाई, ध्यान रखना है। यहां पर मैंने लिखा है प्राइमरी एमीन, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं NaNO2 के साथ प्लस HCl के साथ, तापमान दे रखा है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपके पास A बनेगा A, ठीक है, A। फिर हमारे पास A की रिएक्शन आपने किससे करी, A की रिएक्शन आप करते हो Cu2Br2 के साथ, A की रिएक्शन आप करते हो Cu2Cl2 के साथ, फिर उसके बाद A की रिएक्शन आप करते हो CuHBr के साथ। आप दूसरी रिएक्शन करोगे A की रिएक्शन Cu और भाई HCl के साथ। आप देखो 3 रिएक्शन और देख लेना, कॉपर HCN कह लो, रुको रुको, CuCN कह लो, कॉपर साइनाइड, ठीक है। फिर एक और रिएक्शन लिख लो भाई HBF4, ठीक है। और एक और रिएक्शन का नाम है अब इसमें देखो क्या करना है आपको, ABCDEFG और H। आइडोबेंजीन के लिए आप लिख लेना भाई KI, ठीक है। KI हो NaI हो जो मन करे, मैं गारंटी दे रहा हूं इनमें से सारी रिएक्शन तुम कर लोगे, सारी की सारी रिएक्शन, ठीक है, सारी रिएक्शन कर लोगे बेटा। ऑल डन। बस ये पहचानना है आपको
बस ये पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। रिप्लेस वाला तो हमें पता ही है बेटा, जीबी हो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं, जीबी होगी एचबी होगी, दोनों रिएक्शन होंगी। ये रिएक्शन इनके सिमिलर नहीं है, तो इनको गाटरमैन और सैंडमेयर नहीं कहते, इनका दूसरा नाम होगा कोई। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने किया होगा ये कि भाई ये हुआ होगा प्राइमरी एमीन, आपको मैच करना है। ये हमारे पास प्राइमरी एराइलिक एमीन है, आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, HNO2 के साथ, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहां पर बना होगा डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव चार्ज Cl-। ठीक है, सबसे पहले जब आपने यहां पर रिएक्शन करवाई थी ना, तो आप देखो भाई यहां पर मैंने Cu2Br2 लिया था, तो भाई आप लोगों को भी ऐसे ही लेना है Cu2Br2, और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारे पास बराबर होगा Br-, तो ये रिप्लेस हो जाएगा पूरा ग्रुप Br से, तो बन जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। दूसरी रिएक्शन मैंने यहां पर करवाई थी, आपने Cu2Cl2 लेना था। न्यूक्लियोफाइल मैं आपको बताऊं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास Cl-, तो भाई यहां पर क्या लग गया होगा, यहां पर आपके पास बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इन दोनों रिएक्शनों को आपने क्या कहा भाई, ये रिएक्शन थी हमारे पास गटरमान रिएक्शन। ठीक है, गटरमान थी, सैंडमेयर, ये थी हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग, आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, देख लेता हूं मैं क्या दिया था मैंने, CuHBr। ठीक है, CuHBr न्यूक्लियोफाइल पहचानना है बस, वो था Br-, तो यहां पर बना होगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी Cu/HCl, न्यूक्लियोफाइल यहां पर रहा होगा Cl-, यहां पर बना होगा क्लोरोबेंजीन, और इन दोनों रिएक्शन को आपने कहा होगा गटरमान रिएक्शन। अब देखो फिर इसकी रिएक्शन आपने करवाई कॉपर साइनाइड के साथ। देखो कॉपर और साइनाइड में हमें पता है कॉपर मेटल है, साइनाइड क्या होगा बेटा Cn-, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो Cn- होगा। कहने का अर्थ है कि रिएक्शन उसी टाइप की है, वो अलग बात है कि इसको नाम हमने गटरमान और सैंडमेयर नहीं कहा, रिएक्शन उसी टाइप की है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Cn, ये लग गया Cn। ठीक है, आगे देखो यहां पर मैंने क्या करा भाई, HF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं HbF4, सॉरी HbF4 लिखा होगा, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। अब वो अलग बात है कि ये इनके जैसा नहीं है, लेकिन ये फील तो आ रही है कि भाई न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन है यहां पर, क्योंकि फ्लोरीन हमने वहां पर नहीं लिया था, तो सर शायद फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते होंगे। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल फ्लोराइड हो जाएगा और यहां पर लग जाएगा F। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये हमने Ki लिया, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो K+ और I-, वो अलग बात है कि ये रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे नहीं आया जैसे इनमें आया। ठीक है, तो यहां पर आयोडीन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आइडोबेंजीन। देखो भाइयों, फ्लोरोबेंजीन बनाने की जो रिएक्शन है ना, फ्लोरोबेंजीन बनाने की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ज-सीमैन रिएक्शन का नाम है ये। ठीक है, इस मेथड का, लेकिन डायजोनियम सोल्ट से बनता ऐसे ही है, और ये हो जाएगा हमारे पास भाई, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, देख लो कभी बाद में रोने लगो, उलमान रिएक्शन।
जैसे शक्तिमान, आर्यमान, ठीक है, मकड़ामान। तो बस रिएक्शन का नाम याद करना है, बाकी न्यूक्लियोफाइल देखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि ये लिविंग ग्रुप है और इस लिविंग ग्रुप को बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहना है, तुम्हारे दिमाग में बस न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, बाकी सब सही। हां, तो ये बल्लूमान हो गया, ये सॉरी ये बालसीमैन हो गया, और ये उल्लूमान हो गया, उल्लूमान हो गया। अब किस किस के सारे की सारी रिएक्शन करेक्ट है भाई, फटाफट बताइए। साइनो वाली का रिएक्शन का नाम नहीं हो तो ऐसे ही है, उसके जैसी, उसके जैसी, बस उन्हीं के जैसी है तो मैंने डाल दिया, ठीक है। सारी रिएक्शन याद हो गई भाई, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब देखो भाई, अब सुनो मेरी बात, मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट, तुम्हें हाँ समझ आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, एक छोटी सी बात है जो मैं आपको चाहता था। एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन समाप्त, ठीक है, वो भी फीलिंग के साथ, अंदर तक घुस गई भाई, पेट में भी। देखो यहां पर अब बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड, ध्यान रखना है बेटा। अब देखो भाई, सुनो मेरी बात, काम की बात पे, कमेंट में बंद कर रहा हूं अभी। इसमें क्या दे रहा है फटाफट देखो भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड में पहला होगा हमारे पास, आप पहली बात तो आपको पता है कि भाई जो एराइल हैलाइड होते हैं ना, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह करते नहीं है और इतने ज्यादा पोलर भी नहीं होते। अगर मैं इनकी पोलैरिटी की बात करूं ना, पोलैरिटी की बात, ठीक है, पोलैरिटी कंपैरिजन करूं तो आप समझना बेटा, आपके पास दो टाइप के बॉन्ड होंगे, एक होगा RCH2X और एक होगा बेंजीन रिंग और इसका X, है ना। ये आपके पास एराइल हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है, और हमें देखना कि भाई कौन से ज्यादा पोलर होंगे। आपको पता है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन है कि नहीं। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कार्बन आपको तीन तरह के मिलेंगे, ठीक है, एक तो ये CH2 वाले मिलेंगे, एक आपको मिलेंगे CH डबल बॉन्ड वाले और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती थी sp3, इनकी होती थी sp2 और इनकी होती थी sp। और मैंने यह भी बताया था कि इन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.51, इनकी 2.77 और इनकी 3.15 होती थी, ठीक है, 3.15। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से नोट कर लो, पिछले साल वालों को भी याद है। और जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब जो मैं पहली दूसरी क्लास करवा रहा था, उसमें भी मैंने बताया था कि भाई एस कैरेक्टर के बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि एस कैरेक्टर के बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज की बढ़ती है, ठीक है। तो मेरी बात समझना भाई, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड हेलोजन सेम है। हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका एस कैरेक्टर होगा 25% और इसका एस कैरेक्टर होगा बेटा जी 33.33%। तो भाई कौन सा मतलब कौन से हेलोजन कार्बन से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आप कहोगे सर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, कार्बन इसको थप्पड़ मारेगा, इधर धमकाएगा,
तो भाई इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा। तो इसका मतलब ये पार्शियल नेगेटिव ज्यादा होगा और इसका पार्शियल पॉजिटिव भी ज्यादा होगा। अब ये क्या कर रहा है, अब ये हेलोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे। अब कार्बन क्या कह रहा है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुंह पर मुक्का मार दूंगा ज्यादा हीरो बनेगा तो, थोड़ा बहुत दे रहा हूं चुपचाप पकड़ ले। हाँ तो भाई यहां पर छोटा सा पार्शियल नेगेटिव है और यहां पर छोटा सा पार्शियल पॉजिटिव, मतलब दोनों का साइज भी मैंने छोटा बड़ा बना दिया। इसका मतलब है अगर पोलैरिटी की बात करें तो एल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर देन एराइल हैलाइड। ठीक है, नोट पॉइंट ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड्स आर डैश then that of अब भाई यहां पर मोर लिखूं लेस लिखूं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मोर लिखूं या भाई लेस लिखूं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा। और देखो जो पोलर कम होते हैं ना, जो पोलर कम होते हैं वो पानी में उतने ही कम घुलते हैं, मतलब जो पोलर होंगे वो तो फिर भी घुल जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये करता नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ ये करते नहीं है। तो भाई इस स्लाइड पर लिखा हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, यस और नो? अगर आप लोगों को इस स्लाइड में लिखी हुई बात समझ में आ गई हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले ही। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है, ये सोल्यूबिलिटी लिख लेना, पोलैरिटी तो समझ में आ गया। सोल्यूबिलिटी हम लिखेंगे एराइल हैलाइड्स आर insoluble in water because they do not form hydrogen bond with water molecules and they do not form hydrogen bond with water molecules and not much polar। ठीक है भाई, नॉट मच पोलर, ज्यादा पोलर भी नहीं होते। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, अब भाई देखो डेंसिटी का ऑर्डर, आपके पास एक तरफ होगा फ्लोरोबेंजीन, एक तरफ होगा ब्रोमोबेंजीन, एक तरफ होगा बेटा हमारे पास क्या, क्लोरोबेंजीन, नहीं क्लोरो पहले आना था ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। आपको बताना है भाई इसमें डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। आप लोग जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम, यानी जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यस, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी।
तो मास तो उसका ज्यादा है, तो भाई डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास ये। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं, यस और नो? डन। आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, आप लोगों को देखो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी बेटा, कुछ चीजें याद ही करनी पड़ेगी, इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है? तो आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट याद करना है, किसका? मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट वाला याद कर लेना बेटा, डाइक्लोरोबेंजीन का है ये, ठीक है? डाइक्लोरो बेंजीन्स का, कि भाई पैरा वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और फिर हमारे पास ऑर्थो वाला होगा भाई 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और मेटा वाला सबसे कम होगा। इसको याद कर लेना बेटा, ये मेरी मतलब क्या बोलूं कि एक्सपेरिमेंट के सामने मैं कुछ कर नहीं पाता, ठीक है? यहां कोई लॉजिक नहीं लगता एक्सपेरिमेंट के सामने। तो इसी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मानना है, ठीक है? या ऐसे याद करना, पी ओ एम, पोम, पोम शब्द याद रख लो, पोम शब्द, पी ओ एम, ठीक है बेटा? पैरा ऑर्थो नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? तो पैरा वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑर्थो का होगा, और फिर हमारे पास मेटा वाला होगा, ठीक है? और यदि मुझे बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी हो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी हो, तो ऑर्थो को पहले लेना, पैरा को बीच में ले लेना, बस इनमें इंटरचेंज करना है, वो तो लुल बाद में ही रहेगा एक नंबर। तो आप लोग यहां पर कर लेना भाई, बॉइलिंग पॉइंट में ClCl, और भाई उसके बाद ClCl, Cl और Cl, बॉइलिंग पॉइंट में बस ये आएगा और कुछ नहीं है, ये याद करना बेटा। आई एम सो सॉरी, हाँ रीजन बिल्कुल सही है, ये सिमेट्रिकल होता है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है सॉलिड स्टेट में, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस, ऑर्थो पैरा मेटा। आगे बढ़ जाए भाई, ओपीएम, ओपीएम, हेलो, ओपम, ओपीएम, ऐसे याद, हाँ ओपीएम तो मजा नहीं आएगा, ओपीएम तो याद नहीं होगा, ओपीएम क्या मतलब है, जैसे कहना ओपीएम, ओ प्रधानमंत्री इधर आ जाओ ओए, हाँ ऐसे ओपीएम, वैसे तो मैं इज्जत करता हूं उनकी बहुत पीएम अच्छे हैं अपने भाई, ओ पीएम जी सुनिए जी, हाँ ओ पीएम जी सुनते हैं आप, यहां पर आपके नाम पे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आ गया है। यस, आगे बढ़ता हूं भाई मैं, अब मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ किसकी भाई, एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स प्लीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स।
भाई और बहनों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, अब देखो बेटा, ये कौन बोला? हाँ मुझे पता है बेटा, तुझे बेकार लग रहा होगा। हाँ सही बात है। सारी बात एक तरफ, भाई मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है वो। ठीक है। अब इधर देखो, अब देखो देखो, हाँ तो भाई देखो यहां पर केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, आपको आंसर देना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, सबसे पहले एक नोट पॉइंट है जो आपको समझना है। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड आर लेस, सॉरी मोर, जो भी हो सकता है, एराइल हैलाइड आर एक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, और आपको रीजन मैं खुद बता रहा हूं, एक तरफ लिखा मैंने RCH2X और एक तरफ लिख रहा हूं मैं बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन और हेलोजन। और भाई ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ देखो न्यूक्लियोफाइल प्लस और न्यूक्लियोफाइल प्लस। अब मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, मुझे इसका आंसर बताना है। क्या शब्द आएगा इसमें? एराइल हैलाइड आर लेस या एराइल हैलाइड आर मोर? आप कहोगे सर एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्काइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये तो आपने पिछले जन्म में भी बताया था। ठीक है, ये तो आपने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि ये कार्बन हमारे पास sp3 कार्बन है, ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिड कार्बन है। सर वो बॉन्ड वीक है क्योंकि बड़ा है, एस करेक्टर कम होने से बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। सर हाँ ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके तरफ एक तरफ लिखा है बेंजीन रिंग, यहां पर फ्लोरीन, दूसरा है बेंजीन रिंग क्लोरीन, यहां पर मैंने लिखा भाई बेंजीन रिंग, ठीक है, ब्रोमीन, और यहां पर लिखा मैंने बेंजीन रिंग और आयोडीन। सोचिए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अच्छा बैक स्लाइड करनी है, लो भाई बैक स्लाइड पे नोट कर लो, आप पहले बैक स्लाइड पे नोट कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कह दे तो मुझे बता देना भाई।
डन 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 डन। ठीक है, अब आप देखो भाई, ये क्वेश्चन है, आप लोगों का देखो आंसर बता देता हूं क्या आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, देखो बेटा, ये है आप, ठीक है, ये है आप जो ऐसे मेंढक की तरह बैठे हो, टेंशन ना लो, हर बार वो नहीं होंगी। ये है पिताजी के मेंढक, जैसे पापा की परी होती है, पिताजी के मेंढक हैं ये, मेंढक कहीं के। ठीक है, उनके दिमाग का आंसर बताता हूं, दिमाग तो होता ही नहीं, घुटनों में होगा कहीं, पता नहीं कहां। उनका आंसर होगा डी, सी, बी और ए। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, यही आंसर है सबका, डी, सी, बी, ए। और सुनो, ये तो छोड़ो तुम, ये तो छोड़ो, लॉजिक बताता हूं मैं। उन्होंने सोचा सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो फ्लोरीन है ना, सबको पता है, ये कार्बन है, कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा, साइज छोटा, बॉन्ड छोटा, बॉन्ड छोटा, बॉन्ड मजबूत। हां, इधर देखो, कार्बन तो सेम है, आयोडीन साइज में बड़ा, बॉन्ड बड़ा, बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक, जल्दी टूटेगा, जल्दी। अरे भैया, अरे और नालायको गधो, जो तुमने लॉजिक लगाया, कम से कम ये तो देख लेते कि किसी टीचर ने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक मैकेनिज्म बताया था, नालायक कहीं के। और मैकेनिज्म में एक बात बोली थी, ये बात वो सबको बताता नहीं था, लेकिन पता नहीं आज तुम्हें कैसे बोल दी थी ये बात, कि भैया सुनो, सुनो हमारी बात, लिविंग ग्रुप का निकलना या इस बॉन्ड का टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता ही नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता ही नहीं है, क्योंकि ये इस बॉन्ड, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखोगे भाई फटाफट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां पर बढ़िया हुआ होगा सर? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वहां पर बढ़िया हुआ होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ होगा, किसी को बताना नहीं। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वहां पर ज्यादा होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। कैसे? हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बॉन्ड में, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस और नो। और मुझे पता है कि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा और खींचेगा भी तो बहुत कम, और यहां पर उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल वहां पर बेटर अटैक करेगा जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप मिलेगा। तो भाई वो तो यहां अटैक करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा यहां है। तो हम क्या कहेंगे, ये आपका आंसर आया था, मुझे पता था कि आंसर इनकरेक्ट आप बोलोगे। दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, ये जो तुम गलती कर रहे हो ये मैं कर रही थी बहुत पहले, जब मैं भी छोटा था, 11वीं 12वीं में तो पढ़ता ही नहीं था मैं। अगर मैं पढ़ रहा होता तो यहां होता, ये तो उसके बाद भी गलती करी है मैंने। ठीक है, तो भाई अब बात करें करेक्ट आंसर की, तो आपका आंसर आएगा ए, बी, सी, डी, ई। भाई मेरी क्लास में तो ऐसे चलता था, टीचर एकदम रोले में आते थे, अंग्रेजी एकदम बोलते थे क्लियर, एंड दिस रिएक्ट दिस लिविंग ग्रुप इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बाय सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। और हम जी हाँ, समझ में नहीं आया, ठीक है जी, ये हालत होती थी। लेकिन चलो हम तब अटके तभी तो टीचर बने कि अच्छा लॉजिक, लॉजिक बिहाइंड द टीचर वेरी अटकता इन द पास्ट, एंड जो उसकी कमी थी उसने उसी पे वर्क किया, एंड ही विल मेक टीचर, माई इंग्लिश इज गुड एंड योर स्टडी इज गुड, प्लीज लेट मी नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? Yes,
कभी जीवन में ये मत सोचो भाई, कभी भी जीवन में ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन हो गया नहीं हुआ, एक टेस्ट में नंबर खराब आ गए तो हम बेकार हैं। लाइफ में बस लगे रहना है, करते जाओ, रगड़ते जाओ। एक ऑप्शन बंद होगा, दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होगा, तीसरा खुलेगा। और जो मेहनत करता है ना, वो कभी घर पे बैठता ही नहीं है। चलो, मैं सच बताऊं भाई, स्टार्टिंग में जो मैडम थी ना, जो मतलब एक बार मैम थी एक, उन मैम ने बोला, वो बताई थी ना कहानी, हर्ष यू डोंट नो हाउ टू कम द लैब, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, यू आर वेरी इनसिंसियर स्टूडेंट। Once I go there in college and she met with other students. She gave my introduction to them. He is Harsh Tyagi sir and फलाना ढंकाना। और हम, हाँ बात तो ठीक है, ठीक है। अब जगह देखो भाई, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपके पास ई नहीं है, ई तो है ही नहीं, ई तो है ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट। चलो भाई, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, आगे बढ़ जाए। और फिर हमें ज्यादा समझ में तो आया ही नहीं, क्योंकि थोड़ी अंग्रेजी में था, तो हमने फिर वही कर दिया, आई आई आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे रिएक्शन देखिए भाई, आगे देखिए भाई। अगली रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन तो देखते ही आप कर दोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन आप देखते ही कर दोगे, इसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, द टीचर तो द टीचर हैं, पर पीडब्ल्यू के टीचर औसम है भाई, चाहे कोई भी हो। मुझे और राजवंत सर को, ठीक है, हम कहीं भी जाते थे ना, जिम में या कहीं भी, और हम लोग खड़े हो जाते थे, चाहे वो, मेरी हाइट ज्यादा अच्छी है, उसकी बॉडी बहुत बढ़िया है, अब मेरी भी हो गई, तो हमें देखकर कभी कोई कह ही नहीं सकता, कोई कहता है अब टीचर हो, अरे यार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत बार ऐसा होता है, मित्र रहते हैं। तो भाई डाउस प्रोसेस की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देकर बता देता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे, देखते ही। देखो क्या है, आपके पास क्लोरोबेंजीन, यहां पर रिएक्शन आपने लिखा है NaOH, ठीक है, और ये एक्वस NaOH होगा आपके पास, एक्वस NaOH। और यहां पर जो टेम्परेचर होगा 673 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। और प्रेशर भी आप लोग लिख लेना हाई प्रेशर, कई जगह पर हाई प्रेशर लिखा होगा या कोई मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, ठीक है। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर शायद 6 ATM के आसपास होगा, 6 ATM, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियरली पता है, सर ने बताया था कि यहां पर क्लोरीन रिप्लेस हो सकता है, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, हाई टेम्परेचर है, कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है, कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है। बताइए क्या बनेगा भाई, इसको 623 केल्विन कर लेना बेटा, 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, हाई प्रेशर लिख लेना या 300 ATM प्रेशर। बताओ क्या आंसर होगा। आप कहोगे सर यहां पर Cl की जगह पर OH लग जाएगा और HCl बाहर, खत्म बात। इस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस, और डाउस प्रोसेस में हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनोल। भाइयों सुनो मेरी बात, नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल याद करने वाला। जो लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, याद करने वाला क्वेश्चन आया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, लर्न टेम्परेचर, लर्न प्रेशर एंड टेम्परेचर, लर्न प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन
इन डाउस प्रोसेस, इन डाउस प्रोसेस, ठीक है। हाँ NaCl बनेगा, NaOH है ना, सॉरी सॉरी बेटा, NaCl बनेगा, नो डाउट। एक्चुअल में ये भी नहीं, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ये सबसे पहले बनता है, मैंने आपको डायरेक्ट लिख ही दिया, यहां पर O और Na, क्योंकि फिनोल भी एसिडिक होता है ना, तो ये होता है भाई हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव। आफ्टर आप एसिडिफिकेशन करोगे HCl, तब आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OH और NaCl, ठीक है, NaCl ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। रोंग नहीं, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH at 623 Kelvin and 300 atm प्रेशर, ठीक है भाई। फिर उसके बाद फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन gives phenol and this reaction is known as Dawes process. This reaction is known as Dawes process, ठीक है। नोट करिए बेटा इसको फटाफट। This reaction is known as Dawes process. Yes, yes, yes. ठीक है। अब देखो बेटा आगे, आगे देखो, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे लिखूंगा फटाफट, आगे लिखूंगा फटाफट। आज क्लास बेटा हो सकती है 8:15 तक चले, ठीक है। आज की क्लास के लिए थोड़ा मैनेज करना, 8:15 तक चलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो अब लेक्चर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता था, अब वो डर हटाने के लिए मैंने धीरे 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 स्लो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आज थोड़ा मुझे सिलेबस भी थोड़ा कवर करना पड़ेगा। अब देखो आगे की कहानी, आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, जैसे मैंने आपको कहा, और प्रोडक्ट भी बताने हैं, ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। रिएक्शन है भाई, पहले बार हमारे पास ये आया बेंजीन, यहां पर क्लोरीन, NO2, T1 टेम्परेचर, क्लोरीन, NO2 एंड NO2, ठीक है। NaOH एक्वस और T1 टेम्परेचर, NaOH एक्वस, T2 टेम्परेचर, Cl, NO2 NO2 NO2, और भाई NaOH एक्वस T3 टेम्परेचर। एक तो तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट बताओ क्या होंगे, और फिर आप लोगों को
जो टेम्परेचर है उनका ऑर्डर भी बताना है, जैसे T1 बराबर T2 के, T2 बराबर T3 के। ऑप्शन नंबर बी, T1 का मान ज्यादा, T2 का मान T3 सबसे कम। ऑप्शन नंबर 3, T3 का मान ज्यादा, फिर T2 और फिर T1। ऑप्शन नंबर डी कि T1, T3 और T2 ऐसे। दो क्वेश्चन एक साथ हैं, एक तो प्रोडक्ट भी बनाना है। आपको याद होगा यहां पर क्लोरीन हटेगा और OH लग जाएगा, ठीक है। एसिडिफिकेशन भी करना है, या ONA मान लो, ONA भी मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पॉजिटिव, ठीक है। एसिडिफिकेशन करते रहना। और भाई यहां पर O माइनस Na प्लस NO2 NO2, किसी ने फिनोल भी लिख दिया होगा तब भी ठीक है बेटा। ठीक है, ये आगे प्रोडक्ट। अब भाई अगर देखा जाए यहां पर जितने ज्यादा NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे होंगे उतने टेम्परेचर ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उतना कम टेम्परेचर में काम चल गया होगा। और जितने कम रहे होंगे उतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा होगा, यानी T1 का मान सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 का और फिर T3 का। अब मुझे बताइए भाई किस किस के सारे करेक्ट हो गए? रिएक्शन भी करेक्ट है और टेम्परेचर की कंडीशन भी करेक्ट है। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो भाई और बहनों, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही आंसर। एकदम करेक्ट। अब देखो बेटा एक चीज और, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। डाउस प्रोसेस में डाउस प्रोसेस में दो मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, ठीक है। डाउस प्रोसेस का दो मैकेनिज्म होते हैं, एक मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, ठीक है। एक मैकेनिज्म और बता रहा हूं, पर दूसरा मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो टेम्परेचर रिपीट कर देता हूं। एक बच्चे ने कहा कि सर टेम्परेचर रिपीट कर दो। देखो बेटा, हमें पता है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी बेंजीन रिंग पर हाई टेम्परेचर पे होती है, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था मेरे बच्चों कि जब ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस स्थिति में बेंजीन रिंग भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगी। हमने देखा कि यहां पर पैरा पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप है तो ये रिएक्टिव होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। यहां पर दो ग्रुप हैं और ज्यादा रिएक्टिव होंगी। यहां पर तीनों पोजीशन पे यानी ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो और ज्यादा रिएक्टिव होगी। यानी इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत, अगर इन तीनों में कंपैरिजन किए। और क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव ऑलरेडी है तो आपको कम टेम्परेचर देने पे ही काम चल जाएगा। इसीलिए जो ऑर्डर आएगा वो T1 सबसे बड़ा, फिर T2 और फिर T3 आएगा। बात समझ में आई? फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को से कहा कि भाई देखो डाउस प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है या जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है वही मैकेनिज्म आप फॉलो करो, हमेशा आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इसका एक मैकेनिज्म और आता है। आप मुझे बताओ वो मैकेनिज्म सीखना चाहते हो या उस मैकेनिज्म का निचोड़ सीखना चाहते हो कि बस ये आएगा डायरेक्ट बताओ सर क्वेश्चन हो जाएगा, बस बात खत्म। अब आप लोग बताओ, टाइम बचाने के लिए टाइम भी बचा सकते हो आप, कि उसका निचोड़ समझना चाहते हो या पूरा मैकेनिज्म समझना चाहते हो। जो सेकंड मेथड है, मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा हो जाएगा मैकेनिज्म से, बॉइलिंग नहीं होगा, डायरेक्ट निचोड़। ठीक है, निचोड़ कर लेते हैं भाई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, यह रिएक्शन है
ठीक है, ये रिएक्शन है, ध्यान से रखना भाई, डाउस प्रोसेस की। डाउस प्रोसेस की ये रिएक्शन है। किसी को मैकेनिज्म याद हो ना हो मुझे इससे मतलब है ही नहीं। ये मान लो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखा होगा NaOH, पहला स्टेप एक्वस, वही जो 623 केल्विन, 300 ATM, फिर हमारे पास यहां पर बना होगा बेटा क्या, O- Na पॉजिटिव आफ्टर एसिडिफिकेशन HCl, तो हमारे पास फिनोल बनता है OH और प्लस NaCl, ठीक है। इसका एक और मैकेनिज्म है जिसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहां हमसे गलती होती है, बल्कि ये जो टॉपिक है ना बेंजाइन मैकेनिज्म वाला, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, वहां पर मैंने एक बार पहले बताया था आपको कि 12वीं क्लास में एक मैकेनिज्म आएगा, उसका इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा और उसके बारे में नीट में या टेस्ट में वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हो, याद नहीं आ रहा। मैंने आपने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा नहीं, शक्ल देखते ही याद आ जाएगा तेरे को, देख। और जो नए बच्चे हैं उनको तो तुरंत समझ में आएगा ही आएगा। हुआ कुछ ऐसा कि भाई बेंजीन रिंग है Cl-, यहां पर एक Hb है। सबसे पहले बेस आता है अपने लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज लेकर, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये H+ लेकर आएगा, ये अपना H+ ले लेगा और यहां पर H2O बाहर निकल जाएगा। और भाई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज यहां पर Cl, अगले स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर यहां पर चलेगा ऐसे और Cl ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जब आप Cl को बाहर निकाल दोगे तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा और ये इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, और इसी इंटरमीडिएट को हम बेंजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। इसी इंटरमीडिएट को हम बेंजाइन बोलते हैं। आगे दोबारा से क्या होगा बेटा, एक्वस भी होता है तो वाटर मॉलिक्यूल आता है, वो अटैक कर देगा इधर या कहीं पर भी, यहां पर अटैक कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठकर यहां पर आ जाएंगे, OH2 पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और वापस से ये H+ यहां पर आ जाएगा। मतलब इसको हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, कि एक जगह से H+ हटा दूसरी जगह पर लग गया और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है बस ये जिसको आपने बेंजाइन कहा, बस ये जिसको आपने बेंजाइन कहा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नीट पूछ चुकी है, टेस्ट में भी पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आया तो पूछा जाएगा, या आगे भी पूछ सकता है वो कि जो बेंजाइन है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा। जीओसी में मैंने पढ़ाया था पिछले साल, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि मैं उस चीज को वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो कैसे, क्वेश्चन यह है कि बेंजाइन, ठीक है, बेंजाइन हैज, अब उसके बाद क्या है, ऑप्शन बन जाएंगे अलग अलग, A, B, C और D, कि भाई ये बेंजीन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ऐसे। और अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो इसको आप H कह सकते हो, इसको आप H कह सकते हो, यहां पर H लगा होगा, यहां पर H लगा होगा, लेकिन इधर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन यह आता है कि हैज 6 sp2 and 0 sp कार्बन, या भाई 4 sp2 या 2 sp कार्बन, या 2 sp2 या 4 sp कार्बन, ऐसा क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, अभी दोबारा पढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताओ इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बेंजाइन के अंदर, हर कार्बन का किससे रिलेट कर रहा है? आप इसको भी गोली मारो, इन दोनों में से बताओ, 6 sp2 0 sp या 4 sp2 2 sp? यस,
मैं बता रहा हूं ना 99 पॉइंट जनता जो है वो इसके साथ जाएगी, वो इसके साथ जाएगी, ठीक है। 99.99% जनता इसके साथ जा रही है, ठीक है। आप लोग सभी इस पर जा रहे हो, चाहे आप कमेंट देख लो। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं इसको इतना मुद्दा क्यों बना रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा हूं, बार बार इसके ऊपर क्यों क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर गलत हैं। यहां पर 4 sp2 नहीं 6 के 6 कार्बन sp2 होते हैं। अब तुम्हारी टांग वाला दिमाग चलेगा, दिमाग वाला मतलब दिमाग के अंदर तो दिमाग है ही नहीं, आपकी मोटी बुद्धि वाला दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ कैसे? अरे सर बी आपने गलत कर दिया। मैं तुक्के मारने वालों से मुझे बहुत नफरत है भाई, कसम से बता रहा हूं। जो बच्चे सिर्फ आंसर देना चाहते हैं और उनको लॉजिक नहीं पता। अब भाई मैंने तो बोल दिया बी नहीं है, तो अब आप ए बोलना चालू कर दोगे? नहीं, रैंक वाला बच्चा ऐसे नहीं करता। रैंक वाला बच्चा पेशेंस रखता है, वो सीखता है। अच्छा सर आपने मतलब सर ने ए कह दिया है, चलो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, तो आप पूरा दिमाग लॉजिक को समझने में लगाओ, ना कि आंसर देने में। आंसर तो आपने गलत दे दिया था। 99.99% बच्चे गलत थे यहां पे, ठीक है। 4 नंबर सबके गलत हो रहे थे, यहां पर माइनस के 1 नंबर मिलता आपको। अब आप महान मत बनो ऑप्शन नंबर ए बोल के, आप मतलब क्या कहते हैं लूली हो, लूली रहोगे, ठीक है। अब अगर तुम थोड़ा समझदारी दिखा सकते हो तो समझो कि सही क्या हो सकता है सर, क्यों हुआ ऐसा। देखिए जब ये तीसरा बॉन्ड बना ना, समझना मेरी बात, जब ये जो H+ हटा, ये जो लोन पेयर थे, हमें पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज ऐसा होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपने कहा यस सर होता है। ये लोन पेयर कहां पर होंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होंगे, और इन्हीं के रिपल्सन की वजह से ये वाला बॉन्ड हटा होगा। यानी जब कभी भी ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा जो एम्प्टी है, और यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर है, और इन्हीं के इंटरेक्शन से बने हुए बॉन्ड को हमने पाई बॉन्ड बना लिया। आप ईमानदारी से बताओ, कसम है आपको, केमिस्ट्री की कसम है, कभी सुना है हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? कभी सुना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? आप लोगों को याद होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड वो बना सकते हैं जिनकी कोई साइड होती है। जैसे पी ऑर्बिटल होता तो वो बना लेता पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज ऐसा होता है, 2 ऐसा होता है, इसकी कोई साइज होती है, इसकी कोई साइड होती है तो मोटा होता है एकदम भैंसलिया टाइप का, साइड में छोटा पड़ा है। हां तो ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाया गया है ना, ये जो बॉन्ड दिखाया गया है, ये 2 पाई बॉन्ड नहीं है, ये 2 पाई बॉन्ड नहीं है। हो सकता है कि 11वीं क्लास में आपका लुल बना दिया हो, या बेवकूफ बनाकर आपको स्कूल में कह दिया हो कि हाँ भाई मान लो 2 पाई बॉन्ड है, मान लो 2 पाई बॉन्ड है। बट अगर किसी ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अच्छी बुक जोनाथन क्लेडन वगैरह से अगर कहीं पढ़ा होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड होते ही नहीं है। हमें लगता है हम लोगों ने गलत पढ़ा हुआ है, पूरी बात पढ़ी नहीं, कि भाई 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई 1 सिग्मा होगा। अरे भाई तुम्हें नहीं पता है, यह तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको मानना भी है ना तो यहां पर आप मानोगे कि यह हमारे पास 2 सिग्मा और 1 पाई है। पाई वही वाला जो पहले वाला है पाई, ये 1 पाई है, ये पहले से क्या था सिग्मा, और जो अब नया बना होगा वो भी सिग्मा ही है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटलों से बना है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटलों से बना है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो जब आप इस कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करोगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां पर भी 1 2 और 3 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे बेटा। यहां पर ऐसे नहीं करना है कि भाई 1 और 2 पाई हो गए, पाई 2 है, सॉरी सिग्मा 2 है, पाई 1 है, तो इस कार्बन पे इधर 1 सिग्मा 2 सिग्मा इधर, तो इसको भी sp2 कहेंगे और इसको भी sp2 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है हर कार्बन के चारों तरफ। अब मुझे बताओ भाई, ये गलती अब आगे से होगी क्या? ये गलती अब आगे से होगी क्या भाइयों, बताइए, यस और नो? ये गलती अब आगे से होगी क्या?
डाउट देख लेते हैं, कोई आया होगा तो। बेटा CuCN की नेम रिएक्शन नहीं, बस उसी के जैसी रिएक्शन है। क्या बताएं क्यों नहीं आया समझ में। 6sp2 बेटा समझा दिया है मैंने। बेटा पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ती है, और किसी ऑर्बिटल में अगर साइड ही नहीं है तो वो ओवरलैपिंग कैसे करेगा साइड बाय साइड। देखो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाकर दिखाया था कि एक लोब छोटी होती है, एक लोब बड़ी होती है, तो ये तो इनमें साइड ही नहीं होती ना बेटा। तो भाई वो क्या होता है ना, 11वीं वाले बच्चों को बना दिया जाता है कभी कभी, और आप बन भी जाते हो कि हाँ जी ओके सही बात, ठीक है कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब मुझे बस कुछ कुछ जवाब दो, कुछ कुछ चीजों का जवाब दो। स्टार्टिंग में आप बहुत हा उल्ला कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताइए फटाफट, जो जो मैं पूछूंगा उसका आंसर देना। क्या बेंजीन या मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जैसे हेलो बेंजीन, क्या एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं या नहीं? बोलिए, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं या नहीं? यस और नो का जवाब। करेंगे करेंगे, बस तुम्हारा एक बार फिंगर टिप पे आनी चाहिए चीजें। यस करेंगे। ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप एराइल हैलाइड की करती है, वो कितने स्टेप में होती है जरा बताना, कितने स्टेप में होती है जरा बताना एक बार, कितने स्टेप में होती है? दो स्टेप में, दो स्टेप में। इसमें दो स्टेप होते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ कौन सा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा बेटा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी पहले वाला, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस वाले स्टेप में दो रिएजेंट काम में आते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक जो रिएजेंट जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताना एक बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर हम एराइल हैलाइड के ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उल्टा बोला है। तो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट? आप कहोगे सर रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं पाएगा आसानी से। लेकिन अगर इसके विपरीत मैंने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो उससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फास्ट होंगी या स्लो होंगी यार? बताना, फास्ट होंगी या स्लो होंगी बताइए। फास्ट होंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हाँ भाई, ये जो गटरमैन रिएक्शन है और सैंडमेयर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या भाई
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा जी, अच्छा, एराइल, देखो एराइल डायजोनियम सॉल्ट और एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, इनमें से कौन सा, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट और एराइल डायजोनियम सॉल्ट, इनमें से कौन सा स्टेबल होता है, इनमें से कौन सा स्टेबल होता है बेटा, फटाफट बताइए। एराइल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। सैंडमेयर रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। सैंडमेयर रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, फटाफट बताओ। यस, CuCl2 या CuBr2। ओए गलत, एराइल देना था, एल्काइल नहीं। स्टेबल बेटा एराइल होता है, एल्काइल नहीं, ध्यान रखनी है बात। CuCl2 या CuBr2 या इसको हम कह सकते हैं CuX2, बिल्कुल सही है। गटरमान रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है बेटा, गटरमान रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, Cu प्लस HX यानी HCl या HCl या फिर HBr, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए डायजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डायजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन को क्या कहते हैं, बाल सीमेन रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात। बाल्टी नहीं बेटा, बाल बाल बाल, बाल सीमेन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक, बाल सीमेन रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki के साथ करेंगे, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा यह बताना है। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम Ki के साथ करेंगे तो क्या बनेगा और रिएक्शन का नाम क्या है यह बताना है। ओहो, उल्मान रिएक्शन, उल्लूमान रिएक्शन, ठीक है, उल्मान रिएक्शन और प्रोडक्ट का नाम होगा आइडोबेंजीन। वाह भाई वाह, मजे आ गए, ठीक है, वाह भाई वाह। आप मुझे बताइए डाउज रिएक्शन में क्या होता है, डाउज रिएक्शन में क्या होता है, किससे क्या बनाया जाता है यह बताना है आपको। डाउज रिएक्शन में क्या होता है, आप कहोगे सर डाउज रिएक्शन में हेलोबेंजीन से फिनोल बनाने की विधि होती है, ठीक है, कि हेलोबेंजीन से हम फिनोल बनाते हैं डाउज रिएक्शन में। यस, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। अब आप मुझे बताइए क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की जो विधि है, जो प्रोसेस, उसको हम डाउज प्रोसेस कहते हैं, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होती है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होती है। प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है बेटा, 623 केल्विन एंड 300 ATM। मैंने आपको बताया था कि भाई डाउज प्रोसेस के ये जो नंबर है ना 623 और 300 ATM, इसको रट लो, चाट लो, जो तुम्हारा मन करे कर लो भाई, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो नीट में कभी कभी डेटा वाइज पूछी जाती है। बेंजाइन के अंदर कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन और कितने sp हाइब्रिड कार्बन होते हैं, बताइए भाई। बेंजाइन के अंदर कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन और कितने sp हाइब्रिड कार्बन होते हैं। छह sp2 0 sp। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कल की क्लास में कराऊंगा और बाकी
कल ये चैप्टर में देखो रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म सा ही है ये चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा, ठीक है। और जो थोड़ा वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, ये मैं आपको कराऊंगा बड़ी जल्द ही, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपकी आत्मा में घुस गया होगा, रगों में खून में दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा। हाँ भाई साहब देखो चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मजे लेते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।